अननेसेसरली, और अगर कहीं चेंज करना भी पड़ता है तो विद द कंसेंट ऑफ चार्ज ऑफिसर आप उसको रजिस्टर और डी रजिस्टर करेंगे। किसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन में कि हो गया, खो गया या करप्ट हो गया किसी तरह से, तो आप डिवाइस चेंज करेंगे, लेकिन चार्ज अफसर को बताकर। मोस्टली 2-4 सवाल क्या है? इसमें एक सवाल तो हमेशा उनका ये रहता है कि कोई रिस्पोंडेंट अगर रिस्पोंड ना करे, या मान लीजिए जब हम एमिनिटीज़ की बात करते हैं कि किसी के बाथरूम, किचन, सीवेज सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर, तो अगर आप सिग्निफिकेंस बताएंगे तो वो डाटा देने पर राजी हो सकता है। मान लीजिए फिर भी अगर नहीं देता तो आपको और पोलाइट हो जाना है जी। हाँ, तो रिस्पॉन्सेज हम कोशिश करेंगे बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के ही हम उनसे लें, आल्दो वो लीगली बाउंड है रिस्पॉन्सेज देने के लिए सेंसस ऑफिसर को। फिर भी कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप अपने सुपरवाइज़र को ये बताएं, या सुपरवाइज़र के थ्रू चार्ज अफसर को बताएं, तो जो भी ड्यू कॉज ऑफ एक्शन होगा वो लेंगे। फिर वो प्रशासन का काम हाँ है बेसिकली। हाँ जी। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है जनगणना 2027। उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आखिरी बार हमारे देश में सेंसस यानी जनगणना 2011 में हुई। 2021 में ड्यू हुई थी, लेकिन आपको पता है कि पूरे विश्व में कोविड आ गया था। कोरोना की वजह से वो डिले होती होती अब 2027 में होगी, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। और इस बार जनगणना डिजिटल होगी, और उसके लिए भारत सरकार ने ट्रेनिंग देने के लिए कुछ युवाओं को, कुछ प्रोफेसर्स को तैयार किया है। ऐसे ही एक फील्ड ट्रेनर सेंसस 2027 के डॉक्टर प्रदीप मान, जो कि पेशे से एक अध्यापक हैं, मैथ्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे रोहतक के नेकीराम कॉलेज में। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये सुपरवाइजर्स और एन्यूमरेटर्स को जो सवाल पूछ रहे हैं, जो घर जा जाके 33-34 सवाल पूछने हैं, वो क्या सवाल हैं, कैसे उनको ट्रेन करेंगे, किन बातों का ध्यान रखना, और सेंसस 2027 से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम डॉक्टर प्रदीप मान से करने वाले। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सभी को। तो डॉक्टर साहब, जनगणना 2027 जिनको करनी है उनको आपको ट्रेन करना है, क्या यही आपकी जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल। तो क्या ट्रेनिंग मिली है आपको, कहाँ मिली, क्या बेसिकली मैं थोड़ा सा यही से शुरुआत करते हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया गया आपको, क्या बताया गया? सेंसस की इस फेज के लिए पहले मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया गया था, फिर मास्टर ट्रेनर्स ने नेक्स्ट सेगमेंट में फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेन किया था, और अब हमारी ये डायरेक्ट जिम्मेदारी है कि हम एनुमरेटर और सुपरवाइजर्स जो डोर टू डोर कैनवसिंग करके एक्चुअल जो सेंसस प्रोसेस है उसको करेंगे, उनको ट्रेन करना है। जी, तो एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स, ये थोड़ा ये दोनों जो टर्म है थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये क्या है? एन्यूमरेटर कौन होता है, सुपरवाइजर का क्या काम होगा? एनुमरेटर्स का काम तो ये रहेगा कि उनको डोर टू डोर कैनवसिंग करके वो जो 34 क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे थ्रू क्वेश्चनेयर, वो डाटा कलेक्ट करना है हर घर से। सुपरवाइजर्स एक तरह से सुपरवाइजरी रोल में होंगे कि एनुमरेटर जितना भी डाटा कलेक्ट करता है उसमें वो उनको असिस्ट भी करेंगे और चेकिंग भी करेंगे कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी डाटा उनको लग रहा है तो वो फ्लैग रेज कर सकते हैं, ताकि एनुमरेटर उसको दोबारा से चेक करके एडिट कर सकें। जी, तो एन्यूमरेटर्स घर घर जाएंगे, यानी कि पब्लिक से डायरेक्ट फेस टू फेस मुलाकात होगी। हाँ, एन्यूमरेटर्स की टो एंड के ऊपर जो हमारी कड़ी है वो एन्यूमरेटर्स रहेंगे, उनको डोर टू डोर जाके डाटा कलेक्ट करना है। तो क्या उनके पास कोई आई कार्ड वगैरह भी रहेगा? हाँ बिल्कुल, उनके पास वैसे तो अपने ऑफिसेज के आई कार्ड्स भी हैं, लेकिन सेंसस की तरफ से भी उनको ऑफिशियल आई कार्ड्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और भी असिस्टिंग मटेरियल्स जैसे मैनुअल्स, मैप शीट्स, वो सारी उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले। जी, तो इसको डिजिटल जनगणना 2027 क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस बार हम किसी भी तरह का पेपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। जितना भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो थ्रो ऐप या डिजिटली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सारा सर्वर के ऊपर जाएगा। कोई भी पेन पेपर के अंदर हम इसको नोट नहीं कर रहे हैं। इसको पेपरलेस जनगणना भी कह सकते हैं। हाँ जी, तो सब कुछ डिजिटल होगा। बिल्कुल, जितना भी डाटा है वो सारा हम डिजिटली कलेक्ट करेंगे थ्रू ऐप। तो एन्यूमरेटर को वो डेटा जो इकट्ठा करना है, जो 34 सवाल पूछने हैं, वो अब क्या मोबाइल मिलेगा, कोई टैब मिलेगा, क्या होगा? नहीं, डिवाइस तो हमें
एज एन एनुमरेटर और सुपरवाइजर डिवाइस हमें अपना यूज़ करना है एज द डायरेक्शंस फ्रॉम द अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन। अपना स्मार्टफोन। हाँ, अपना स्मार्टफोन, टैब, जिसमें भी आपकी HLO ऐप वर्क करे, क्योंकि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होना Specification, चाहिए। हाँ। हाँ जी, वो शायद iOS 15+ और एंड्रॉयड के लिए 12+ जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर वो HLO ऐप वर्क करेगी। तो उस तरह का कोई भी डिवाइस जिसके ऊपर वो HLO ऐप काम करती है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम डिवाइस बिटवीन दी प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे अननेसेसरली, और अगर कहीं चेंज करना भी पड़ता है तो विद दी कंसेंट ऑफ चार्ज ऑफिसर आप उसको रजिस्टर और डी रजिस्टर करेंगे। किसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन में कि हो गया, खो गया या करप्ट हो गया किसी तरह से, तो आप डिवाइस चेंज करेंगे, लेकिन चार्ज अफसर को बताकर। अच्छा, बता करके। हाँ जी। यानी कि जब तक वो प्रोसेस चलेगा, वो डिवाइस जिस पे वो सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से संभालना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि अब उस डिवाइस में सिर्फ हमारा डाटा नहीं है, उसमें सेंसस का बहुत ही सेंसिटिव डाटा है, तो आपको उसको ध्यान से रखना है। और एक और इसमें एडवाइजरी है कि आप अपना IMEI नंबर पहले से नोट करके रखें सेपरेट, ताकि किसी कारण से अगर डिवाइस खो गया या कुछ हो गया तो डाटा रिकवर किया जा सके। जी, तो डॉक्टर साहब, आपने एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स के अभी तक कितने सेशन लिए हैं और किस जगह पर, क्योंकि रोहतक में आपने ट्रेनिंग दी है, वो कहाँ क्या? वेन्यूज़ तो डिफरेंट रहे हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस। मेनली जो हमारे जो बड़े बैचेस थे वो वैश पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में थे, BP जैन ऑडिटोरियम में। जी। वहाँ हमने एनुमरेटर्स और सुपरवाइजर्स को ट्रेन किया है। अच्छा, ज़्यादातर एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स के इससे रिलेटेड क्या सवाल आपको फेस करने पड़े? क्योंकि आपने तो जो ट्रेनिंग ली वो बता दी, समझा दी, लेकिन सवाल भी तो बहुत सारे होंगे। मोस्टली 2-4 सवाल क्या है? हाँ, इसमें एक सवाल तो हमेशा उनका ये रहता है कि कोई रिस्पोंडेंट अगर रिस्पॉन्ड ना करे, या मान लीजिए जब हम एमिनिटीज़ की बात करते हैं कि किसी के बाथरूम, किचन, सीवेज सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर, तो इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर हम किसी से मांग रहे हैं तो रिस्पोंडेंट अगर ऑफेंड हो जाता है या वो अगर रिस्पॉन्ड ना करना चाहे, तो उस केस में हम क्या करें? तो क्या करें? तो सोल्यूशन ये है कि हम अपना सवाल का तरीका बदल दें और ज़्यादा पोलाइट हो जाएं। आल्दो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न है कि रिस्पोंडेंट इज़ लीगली बाउंड टू रिस्पॉन्ड टू द सेंसस ऑफिसर। ना वो सेंसस ऑफिसर को मना कर सकता है इस तरह के किसी भी एरिया में जानने से, लेकिन हमें उस चीज़ तक नहीं जाना है। हमें कोशिश करना है कि पोलाइट वे में, कई बार हो सकता है सवाल के तरीके से भी, जैसे एक उदाहरण मैं लूँ आपसे, मैं एक तो डायरेक्ट ये पढ़ूँ कि आप कितना पढ़े हैं, तो हो सकता है कि मैं उसकी एजुकेशन को चैलेंज कर रहा हूँ, वो ऑफेंड हो जाए। लेकिन उसी को अगर हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता के कि सर हमें इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी एजुकेशन का पता करना है, तो आप बताइए कि कितने आप एजुकेटेड हैं। एनुमरेटर्स को पोलाइट रहना है और अपने सवाल को रीफ्रेम करके मैक्सिमम और प्रिसाइज डाटा हमें रिस्पोंडेंट से लेना। जी, तो डॉक्टर साहब, एक तो गर्मी, ऊपर से रोहतक जैसी जनता, ये तो वैसी छो मरे हैं, और फिर जिनको आप भेज रहे हैं ज़्यादातर अभी तक लेडीज़ हैं, तो थोड़ा सेंसिटिव मामला नहीं हो जाता? सेंसिटिव तो है इन द सेंस, और क्योंकि डाटा सेंसिटिव है इसीलिए सेंसिटिव लोगों के हाथ में दिया गया है। आपने सवाल को बड़ा अच्छा घुमाया है। अच्छा, बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं को। हाँ, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की भी अपनी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ जैसे स्कूल्स की या कॉलेजेस की इस दौरान छुट्टियां होती हैं मई जून में, ठीक है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां हो सकता है हम विंटर में या रेनी सीजन में डोर टू डोर कैनवसिंग नहीं कर सकते, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पार्ट के ऊपर रिसर्च करके ही एक अप्रोप्रिएट टाइम चूज़ किया है। तो इस दौरान कोशिश करें, और क्योंकि ये एक ओवर दी पीरियड पूरी होने वाली प्रोसेस है, ये नहीं है कि आज ही हमें ये प्रोसेस पूरी करनी है, तो आप अपनी टाइमिंग उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लें, लोकेलिटी को देखते हुए कि कब किस टाइम पर रिस्पोंडेंट हमें मिल सकता है और आसानी से रिस्पॉन्ड करें। दोपहर में अगर किसी को परेशान करेंगे तो हो सकता है हमें रिस्पॉन्सेज की बजाय कुछ और मिले। नहीं डॉक्टर साहब, भाई देखो, दोपहर में तो लोग कूलर में पानी डालकर अपना सोते पाऊंगे। हाँ, और आप उस टाइम उनसे डाटा मांगोगे। हाँ, कुछ तो इसमें ये ऑप्शन है कि हम इवनिंग आवर्स में, क्योंकि गर्मी के दिन हैं तो दिन बड़े हो जाएंगे, इवनिंग आवर्स में जो वर्किंग हैं वो भी घर आ जाते हैं, तो आराम से वहाँ आप जा सकते हैं रिस्पोंडेंट के पास और उनके रिस्पॉन्सेज कलेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कौन लोग हैं? क्या सरकारी टीचर्स हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं, मिक्स हैं, ये कौन है ये?
मोस्टली टीचर्स हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैक्सिमम फीमेल्स हैं इसमें, बाकी गवर्नमेंट टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं और प्राइवेट टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें। जी, तो इनको सरकार की तरफ से क्या-क्या सुविधा दी जाएगी? क्योंकि अगर उनसे कोई काम करवाया जा रहा है तो उनको लॉ एंड ऑर्डर जैसे आप बताया, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो वो क्या कर सकते हैं? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर इस तरह की इश्यू होगी? क्या कोई पुलिस को डायरेक्शन है? कुछ इस तरह की? एज पर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेट सेंसस कमीशन, सेंसस हेल्पलाइन जारी हो जाएगा और जैसे अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं उसी के पार्ट में हम भी ये काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से काम कर रहा है। आजकल तो टीवी पर ऐड भी आने लग गई विक्रांत मैसी की जी, अबाउट ग्रेटिंग द एनुमरेटर्स और सुपरवाइजर्स। तो अवेयरनेस फैलाई जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सिक्योरिटी के लिए भी प्रतिबद्ध है। सेंसस हेल्पलाइन भी ड्यूरिंग द प्रोसेस जारी हो जाएगी और 112 जो है हमारे पास है, डायल 112, वो सर्विस भी प्रॉम्प्टली एक्ट करेगी उसके दौरान। तो सिक्योरिटी के लिए वो अश्योर रहें कि प्रॉपर सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एन्यूमरेटर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जैसे आपने बताया कि मिक्स है, प्राइवेट स्कूल से भी हैं, सरकारी भी एम्प्लॉइज़ हैं, तो सरकारी एम्प्लॉइज़ के पास तो एक कवर होता है हेल्थ इंश्योरेंस का जो सरकार देती है। प्राइवेट टीचर्स अगर कोई बीमार हो जाते हैं तो उनके पास तो सरकारी सुविधा तो होंगी नहीं। क्या उनके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न अभी तक उसमें है, सामने आया है? सर, इस अथॉरिटी में तो मैं नहीं हूँ कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। अगर उनका सर्विस प्रोवाइडर उनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहा है तो हो सकता है उसी के भरोसे रहेंगे वो फिर। अभी तक की जानकारी से तो मैं यही कह सकता हूँ। और कोई एक्सीडेंटल कोई घटना हो जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए, क्योंकि आखिरकार आफ्टर ऑल लंबा प्रोसेस है और वो जाएंगे, मिलेंगे, कोई घटना हो जाए, अप्रिय घटना हो जाए, तो उसके लिए भी क्या कभी तक कोई ऐसा प्रावधान अभी आपके नॉलेज में आया है? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि फील्ड पे इस तरह की कोई घटना हो सकती है, लेकिन हमारा जुरिस्डिक्शन सिर्फ ट्रेनिंग तक रेस्ट्रिक्टेड था, तो हम इस बारे में तो नहीं बता पाएंगे कि उनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। पर एडमिनिस्ट्रेशन सेंसिटिवली इस इशू को डील कर रहा है। को डील करेगा, क्योंकि सेंसस 2027 अपने आप में एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। Yes. और आफ्टर ऑल हमें 1.4 बिलियन लोगों को एक्चुअल एनुमरेशन करना, तो अपने आप में कितना बड़ा महमूद टास्क है ये। तो ऑब्वियसली उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में या उन्होंने प्रोविजन बनाए होंगे। बिल्कुल सर। जी डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए, ये जो 34 सवाल है, हाँ जी, जिनके बारे में सभी मतलब उत्सुक भी हैं कि भाई इतने लंबे चौड़े सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, तो ये 34 सवाल मोटा मोटा क्या पूछेंगे? पहली बात तो ये कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं है, बहुत आसान से आपके परिवार, आपके घर से रिलेटेड सवाल हैं। डिफरेंट कैटेगरीज में इनको कैटेगराइज किया गया है। ये मेनली रिफ्लेक्ट करेंगे आप किस तरह की अमेनिटीज़ अपने हाउस होल्ड में यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के एसेट्स आप पोजेस कर रहे हैं, आपके घर की कंडीशन किस तरह की है, उसमें किस तरह के लोग रेजाइड कर रहे हैं, वहाँ का फैमिली स्ट्रक्चर क्या है। और इसको इवन हम सिर्फ लिस्टिंग या सेंसस का प्रोसेस ना कहें, एक तरह से हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सवालों की अगर बात करें, पहले 3 सवाल एनुमरेटर के एंड पर रेस्ट्रिक्टेड हैं, वो कुछ हाउस नंबर, सीरियल नंबर और सेंसस हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, उनके बारे में है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है 4, 5 एंड 6, उसके बारे में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंसस हाउस की बात कर रहे हैं। जैसे जनरली हम बात करते हैं कि घर कच्चा है या पक्का है, इस बार सिर्फ कच्चा और पक्का की बजाय हमने और ज़्यादा उसको ऑप्शंस में, हाँ, ऑप्शंस और बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, कुछ परमानेंट टाइप के मटेरियल के और कुछ टेम्परेरी मटेरियल के। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं कि आपकी दीवारें उस स्ट्रक्चर की किस तरह के मटेरियल से बनी है, आपकी छत किस तरह के मटेरियल से बनी है और आपका फर्श किस मटेरियल से बना है। तो इसमें एनुमरेटर्स को भी हमने ये बताया है और ना रेस्पोंडेंट्स को इस बात में कंफ्यूज होना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो मैक्सिमम मटेरियल है किसी भी कंस्ट्रक्शन में वो क्या यूज़ हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज़ करना है। कि कई बार ये होता है कि भाई यहाँ किसी तरह का हमने मटेरियल यूज़ कर लिया, बाहर किसी तरह का मटेरियल, तो उसमें सिर्फ ये देखना है कि घर में मैक्सिमम मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर, वॉल और रूफ, उसी को हम नोट करा दें। तो एन्यूमरेटर के मतलब वो फिजिकल इंस्पेक्शन से इजीली आइडिया लगाया जा सकता है। बिल्कुल
वो उनको असिस्ट करेंगे कि सर ये ऑप्शंस हैं, आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। उनमें से मोस्टली इसी तरह के ऑप्शंस हैं, सीमेंट है, वुडन है, कंक्रीट है, इजीली अंडरस्टैंडेबल ऑप्शंस हैं। और फिर भी अगर नहीं समझ आता तो एनुमरेटर उनको और सिंपल लैंग्वेज में रिस्पोंडेंट्स को बताएगा ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सकें प्रिसाइजली। एक घर को रिकॉर्ड करने में 33 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन कितना समय लगेगा ये एवरेज? एक तो लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा और दूसरा एनुमरेटर की स्किल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे एक सेगमेंट है कि हम हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आपको हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड पूछना है कि परिवार का मुखिया कौन है, उसका सेक्स, उसका मोबाइल नंबर। तो इस तरह के 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप 1 मिनट में भी उनसे रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं। तो ये तो पूरी तरह से एनुमरेटर की स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा, या हो सकता है ग्राउंड पर जो एक्चुअल सिचुएशन होगी उसके ऊपर डिपेंड करे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मैं जैसे रोहतक रहता हूँ शहर हाँ में, जी, तो और मेरा गांव का परमानेंट एड्रेस भी है, हाँ जी, वहाँ भी घर है मेरा, हाँ जी। तो मैं काउंट कहाँ होऊंगा, मेरा परिवार कहाँ काउंट हाँ, ये भी कन्फ्यूजन आता है। इसमें भी हम प्रीडोमिनेंट रूल लगाएंगे। पहली बात तो ये कि आप एज ए रेजिडेंट आपके गांव के हाउस होल्ड का पार्ट हैं या यहाँ के हाउस होल्ड का पार्ट हैं। तो आपको ये देखना है कि आप जनरली कहाँ रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप शहर में रहते हैं और ओकेजनली गांव में जाते हैं, तो आपको शहर वाले घर के हाउस होल्ड का पार्ट माना जाएगा। और जो दूसरा हाउस है, अगर वहाँ कोई रेजिडेंट रह रहा है तो उसको वहाँ के हाउस होल्ड का पार्ट मानेंगे। मान लीजिए वो घर वैसे ही खाली है, हम छुट्टियों में जाते हैं, तो उसको हम वैकेंट हाउस की तरह ट्रीट करेंगे। अच्छा, फिर वो इसीलिए हमने क्वेश्चंस नहीं होंगे उसमें? नहीं, उसमें 34 क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो हाउस होल्ड के रिगार्डिंग है। सेंसस हाउस और हाउस होल्ड पर जाकर अगर हम उसको वैकेंट या इज लॉक्ड दिखा देंगे तो बाकी के रिस्पॉन्सेज हमें कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम इसको अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी कह रहे थे कि हमें इससे एक आइडिया ये भी मिलेगा कि माइग्रेशन कितना है विलेजेस से सिटीज़ और टाउन्स में, कितने वैकेंट हाउसेज हैं, कितने लॉक्ड हाउसेज हैं। जी। अच्छा, इसमें जो रेंट पे रहते हैं उनका क्या होगा? हाँ, इसमें सिर्फ हमें एक्चुअल जो सिचुएशन है आज ग्राउंड के ऊपर उसी को नोट करना है। ऑल्दो एक ऑप्शन है ये कि आप अपने हाउस में रह रहे हैं ओन्ड बाय यू और योर नियर डियर फैमिली मेम्बर, जिसके एवज में आप रेंट पे नहीं कर रहे हैं, या रेंटेड अकोमोडेशन है तो उसको भी आप काउंट करेंगे। लेकिन जो रेजिडेंट जहाँ रह रहा है मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर, उसको वहीं का पार्ट हम मानेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपका क्वेश्चन है हेड ऑफ द फैमिली। हाँ जी। अब हेड ऑफ द फैमिली जॉइंट फैमिली है तो उसमें हेड ऑफ द फैमिली ग्रैंड फादर को माना जाएगा, फादर को माना जाएगा। और इसमें मेरा एक सवाल है, क्या महिला भी हेड ऑफ द फैमिली हो सकती है? बिल्कुल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, माइनर नहीं होना चाहिए, बट कोई भी मेंबर हेड ऑफ द हाउस होल्ड हो सकता है। प्रोसेस को इस बार बहुत ऑब्जेक्टिवली डिफाइन किया गया है। इसका ना तो आपके किसी परिवार पहचान पत्र से या और किसी तरह की आईडी से या कहीं आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट उसको शो कर रखा है, किसी से कोई रिलेशन नहीं। एक सिंपल सा रिस्पॉन्स हमें उनसे लेना है कि आपका जो डे टू डे अफेयर्स हैं आपके होम के, वो कौन डील करता है, यानी घर की जो मैक्सिमम जिम्मेदारियां हैं वो कौन निभा रहा है। तो वो बता देंगे कि सो एंड सो, मेल, फीमेल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, माइनर नहीं होना चाहिए, बाकी फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। वैसे घर के तो चौधरी मैडम ही होती हैं। हाँ, तो बिल्कुल जी, अगर वो डे टू डे अफेयर्स को वो डील कर रही हैं तो वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड मिलेगी, क्योंकि भाई चौधरी तो मैं ही हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो एन्यूमरेटर उनको ही लिखेगा? हाँ बिल्कुल, उनके रिस्पॉन्सेज को भी हमें रिस्पेक्ट करना है, उनकी प्राइवेसी को भी हमें रिस्पेक्ट करना है। तो वो अगर कह रहे हैं कि वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड हैं तो वही हम रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, वो रिकॉर्ड होगा, चाहे वो मेल है फीमेल है। बिल्कुल। जो रिस्पॉन्ड दे रहा है घर के अंदर, क्या उसका नाम भी कहीं मेंशन होगा कि भाई ये रिस्पॉन्स किसने दिया, या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर कोशिश करें कि घर में जो अवेयर हो इसके बारे में उसी से रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करें जी। सेंसस प्रोसेस से जो अवेयर हो। क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन लिया जाएगा, जैसे आधार कार्ड नंबर भी लिया जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर भी लिया जाएगा? नहीं, इस तरह की कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड नंबर नहीं लिया जाएगा? कोई नंबर नहीं लिया जाएगा। आधार कार्ड नंबर पूछा नहीं जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। इस फेज में आधार कार्ड नंबर या इंडिविजुअल की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी। कोई आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं चाहिए हमें। सिर्फ एक फ़ोन नंबर हम उनसे ले रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि सेंसस का जितना भी कम्युनिकेशन है उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड के साथ हम कर सकें। जैसे मान लीजिए सेंसस प्रोसेस में उन्होंने पार्ट लिया, नहीं लिया, सिर्फ इसके लिए। अच्छा, इसके लिए जो होमलेस है उनका क्या होगा? वो भी तो हाउसलेस
को हम हाउस लिस्टिंग में काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाउस में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग, सेंसस हाउस, हाउस होल्ड्स, उन सबको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन किया गया है। तो हाउसलेस जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन जब एक्चुअल एनुमरेशन होगा तो उन इंडिविजुअल्स को हम ज़रूर एनुमरेट करेंगे। लेकिन इस फेज़ में हम हाउसलेस को हाउस लिस्टिंग या हाउस सेंसस में इंक्लूड नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, एक आपसे मैंने सवाल पूछा था कि एक घर को कवर करने के लिए ऑन एन एवरेज कितना टाइम, क्योंकि कोई ना कोई एक आइडिया तो सरकार को होगा ही। 10 से 15 मिनट 10 से अगर 15 मिनट एक्टिवली कोई रिस्पॉन्ड करता है। ऑन एन एवरेज 15 मिनट तो लगेंगे। हाँ जी, हाँ जी। 15 मिनट में एक घर कवर हो जाएगा अगर सब कुछ स्मूथ रहा तो। हाँ जी, हाँ अदरवाइज इट कुड गो टू 20 मिनट्स और सो। जी, बिल्कुल। जी। अच्छा, एक और इसके अंदर वो है लोकेशन का। हाँ जी। अच्छा, उस लोकेशन को मिलाने में भी बड़ा थोड़ा कई बार टेक्निकल टाइम लगता है, वो थोड़ा समझाइए कि लोकेशन का क्या नहीं, लोकेशन अगर एनुमरेटर्स के पार्ट पे बात करें तो उनको जो भी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक असाइन होगा, प्रॉपर वहाँ पर लोकेशन पर्टिकुलर्स होंगे कि सो एंड सो स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट, सो एंड सो टाउन एंड सो HLB यहाँ आपको असाइंड है। उसी की एनुमरेशन उनको करनी है। वो किसी दूसरे HLB की एनुमरेशन कर भी नहीं सकते। लेकिन शायद आपका जो कंसर्न है वो हो सकता है कि लोकेशन में सेल्फ एनुमरेशन के केस में हो। हाँ, कि जब हम वो उस सॉल्व पे आऊंगा मैं कि एक सेल्फ एनुमरेशन का भी है कि आप चाहें तो सेल्फ एनुमरेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है सेल्फ एनुमरेशन, और जितने भी एनुमरेटर्स और सुपरवाइजर्स को हमने ट्रेन किया है, या जितने भी अवेयर हमारी सराउंडिंग में इंडिविजुअल्स हैं, हमने सबको कहा है, और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं कि जितने भी अवेयर लोग हैं वो अपने अपने हाउस होल्ड्स का सेल्फ एनुमरेशन कर लें। क्वेश्चंस तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या हैं। सिंपल सा एक प्रोसेस है, sc.census.gov.in पर आप जाइए, वहाँ अपना फ़ोन नंबर, नेम डालिए, आपको क्वेश्चनेयर आ जाएगा 34 क्वेश्चंस का, और अपने हाउस होल्ड के रिगार्डिंग वो 34 रिस्पॉन्सेज आपको फीड करने हैं। आपके लिए वो आसान सा काम है, जैसे अभी अभी हम बात कर रहे थे कि किसी एनुमरेटर के लिए वो हो सकता है 15 मिनट से आधे घंटे का प्रोसेस हो, लेकिन जैसे ही आप सेल्फ एनुमरेट कर देंगे, एक रेफरेंस ID जनरेट होगी। जैसे ही एनुमरेटर आपके डोर पर आएगा, आप उनको बताएंगे कि मैंने अपना सेल्फ एनुमरेशन कर रखा है, और आप अगर वो रेफरेंस ID उसे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो डाटा उनके साथ सिंक हो जाएगा। तो उसको क्रॉस चेक नहीं करेंगे एनुमरेटर? क्रॉस चेक करेंगे बिल्कुल, लेकिन क्रॉस चेकिंग में टाइम कम लगेगा और सारे रिस्पॉन्सेज को मैन्युअली फिल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। और उसमें भी सिर्फ हमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी अगर डाटा लग रहा है तो ही हमें उसको एडिट करना है, अदरवाइज़ आप उन रिस्पॉन्सेज को एक बार देखिए, अगर आपको सही लग रहे हैं तो सिर्फ एक्सेप्ट और सबमिट करना है। तो वो जो हमारा 30 मिनट का प्रोसेस था वो 5 मिनट में रिड्यूस हो जाएगा। जी जी। डॉक्टर साहब, इतने सारे डेटा से कितने सारे लोग डील करने वाले हैं, और डेटा जो है आज के टाइम में बहुत सेंसिटिव भी चीज़ है, तो इसकी प्राइवेसी के लिए क्या कुछ बिल्कुल सर, डाटा प्योरली कॉन्फिडेंशियल है। इवन जो फील्ड डाटा है वो आप रेस्पोंडेंट को भी नहीं दिखा सकते, उसके ऊपर बाकायदा लिखा गया है कि प्योरली कॉन्फिडेंशियल। और सेंसस एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को इंश्योर करेगा कि ये डाटा किसी भी थर्ड पार्टी के लिए किसी भी आइदर यूज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न है कि इसको आप कहीं भी किसी लीगल ऑब्लिगेशन में भी यूज़ नहीं कर सकते। इस सेंसस डाटा का जो मेन यूज़ है वो पॉलिसी मेकिंग, रिसर्च एक्टिविटीज़, और वो भी एक ब्रॉडर पिक्चर में। कहीं ये नहीं है कि इंडिविजुअल का से प्रदीप का डाटा कहीं यूज़ किया जाएगा। एक ब्रॉडर पिक्चर में किसी स्टेट का, किसी रीजन का रिगार्डिंग अमेनिटीज़, फैसिलिटीज़, किस तरह के फैमिली स्ट्रक्चर्स वहाँ हैं, तो पूरे रीजन के लिए वो एक पिक्चर तैयार करेगा इंडिविजुअल का डाटा। लेकिन इंडिविजुअल का डाटा कहीं भी कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट, कोई भी थर्ड पार्टी यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, देखो, सेंसस, डिजिटल सेंसस 2027 जिसको हम कह रहे हैं, ये 2 फेज़ में है। फेज़ 1 का तो हमने मोटा मोटा डिस्कस कर लिया। फेज़ 1 में सारे घरों का, लोगों का, सब कुछ का अगर हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो फिर फेज़ 2 में क्या होगा? नहीं, फेज़ 1 में हम लोगों का डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस फर्स्ट फेज़ में कर रहे हैं, जिसमें मेनली हाउसिंग एमिनिटीज़, उनका यूज़, उनकी कंडीशन, उसमें रह रहे हाउस होल्ड्स और किस तरह के एसेट वो पोजेस कर रहे हैं। जियो टैगिंग भी करेंगे, जो टैग लोकेशन टैग करेंगे, ऑटोमेटिकली लोकेशन टैग होगा। जिस भी एनुमरेटर को पर्टिकुलर HLB असाइन होगा उसको वही पर्टिकुलर
लोकेशन पर्टिकुलर्स में जाके अपना एनुमरेशन का प्रोसेस करना है, तो वो ऑटोमेटिकली उस ऐप के थ्रू जियो टैगिंग है, जहाँ से भी आप डाटा कलेक्ट करेंगे वो आपका कंसर्न HLB होगा। जी, तो फेज 2 में क्या? फेज 2 में एक्चुअल पॉपुलेशन एनुमरेशन होगा, जहाँ हम इंडिविजुअल्स के डाटा कलेक्ट करेंगे। हेड ऑफ द फैमिली, कितने बच्चे हैं, वो सारी चीजें, सब कुछ उसमें, चाइल्ड्स भी आ जाएंगे, ओवरेज सारे आ जाएंगे उसके हाँ अंदर। जी, हाँ जी। और कास्ट सेंसस भी उसके अंदर ही होगा? क्या आपकी जात क्या है? कास्ट सेंसस का इस सेंसस से अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है। सिर्फ हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड जरूर कर रहे हैं, पर वो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लिए है, SC, ST और अदर्स। हम उसको कास्ट वाइज बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं कि पर्टिकुलर हाउस होल्ड, हेड ऑफ द हाउस होल्ड SC कैटेगरी का है, ST कैटेगरी का है या अदर्स का है। जनरल का या सभी का? नहीं, हम कास्ट वाइज कोई लिस्टिंग नहीं सिर्फ कर SC रहे ST हैं, को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? सिर्फ SC ST एंड अदर्स में उनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं। नहीं, मतलब SC ST तो होगा, उसके अलावा सब अदर्स में है? यस यस। अच्छा, जिसके घर जाएंगे अगर वो SC ST नहीं तो अदर्स में टिक होगा उसका? हाँ, और इसमें एक और टेक्निकलिटी है कि SC ST सिर्फ 3 रिलीजन से होगा, हिंदू, सिख और बौद्ध। तो हमें रिलीजन को भी ध्यान रखना है एज एन एनुमरेटर। सिर्फ इन 3 रिलीजन्स में इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो सिर्फ उन्हीं से हम SC और ST चूज करेंगे। बाकी सभी रिलीजन्स और जितने भी आइदर इन तीनों रिलीजन्स में बच गए, उन सबको हम अदर्स में लेंगे। जी, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनका क्या होगा? शादी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ऑल्दो इसमें एक क्वेश्चन है अबाउट द नंबर ऑफ मैरिड कपल्स इन द पर्टिकुलर हाउस होल्ड, तो उसमें आप 0 दिखा देंगे। नहीं, अगर कोई अकेला रहता है घर में? बिल्कुल, सिंगल मेंबर भी एक हाउस होल्ड बनाता है। तो वो मतलब जो पॉपुलेशन वाला होगा वो सेकंड फेज में होगा, जिसमें सिंगल हो या मैरिड हो या? यहाँ हम मैरिड कपल तक जा रहे हैं, एक तरह से एक स्केलेटन तैयार कर रहे हैं। घर की कंडीशन, घर में यूज होने वाली फैसिलिटीज़, उस घर में किस तरह के एसेट्स हैं और कितने नंबर ऑफ मैरिड कपल्स हैं, यहाँ तक हम जा रहे हैं फेज़ 1 में। इसके बाद जो इंडिविजुअल्स आ गए, जैसे आपने बात की, उसमें चाइल्ड भी हो सकते हैं, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लिटरेसी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और भी किसी तरह का डेमोग्राफिक या सोशल डाटा अबाउट द इंडिविजुअल्स, वो हम सेकेंड फेज़ में कलेक्ट करेंगे। यहाँ हम सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड हैं हाउस होल्ड तक, और हाउस होल्ड में कितने नंबर ऑफ, अभी हम उनके बारे में भी कुछ नहीं कलेक्ट कर रहे, सिर्फ नंबर ऑफ मैरिड कपल्स तक हम जा रहे हैं। और जो ऑर्फेंजेस वगैरह हैं वो किस में काउंट होंगे? वो इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड्स में काउंट होंगे। प्रॉपर जो ऑर्फेनेज हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको हम इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड्स में काउंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, हॉस्टल्स हैं, प्रिजन्स हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जहाँ बहुत लोग इकट्ठे रह रहे हैं, इस तरह के जो भी हमारे पास सेटअप्स हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड्स में कंसिडर करेंगे। और जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं? गवर्नमेंट अकोमोडेशन में भी 2 तरह का कंसेप्ट है कि अगर कॉमन मैश या कॉमन किचन का कंसेप्ट है तो उन सारे मेंबर्स को हम एक सिंगल इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन कई बार गवर्नमेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा देती है, लेकिन सभी जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपना अपना खाना अपने अपने किचन में बना रहे हैं, तो वो सेपरेट नॉर्मल हाउस होल्ड की तरह कंसिडर होंगे। यानी एक पर्टिकुलर परिवार एक सिंगल हाउस होल्ड की तरह ट्रीट होगा। अब जैसे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, हाँ जी। वो किस में काउंट होंगे? हॉस्टल्स में भी 2 सिनेरियो हैं, क्योंकि जनरली हम बात करें जैसे यूनिवर्सिटी का सेटअप है, अगर कोई कॉमन मेस है तो वो इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड की तरह ट्रीट होगी। मान लीजिए कुछ इस तरह के हॉस्टल्स हैं जहाँ कॉमन मेस या कॉमन किचन का कंसेप्ट नहीं है, या तो इंडिविजुअल किचन्स गिवन हैं या बच्चे कहीं से आउटसोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ हर इंडिविजुअल को हम एक सेपरेट हाउस होल्ड की तरह ट्रीट करेंगे। 1 मेंबर 1 हाउस होल्ड। जी, और कई बार कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है, ऐसे संभव तो है? क्योंकि जब आप इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में डील करते हैं तो आपको हर तरह के केस स्टडी मिल सकते हैं। कोई मना करता है, रेजिस्ट करता है, बार बार समझाने के बाद ही मानता नहीं है, तो एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर की क्या ड्यूटी है? हो सकता है सर बहुत सारे चैलेंजेस इस प्रोसेस में आएंगे एनुमरेटर्स और सुपरवाइज़र के लिए। ये मोस्ट कॉमन चैलेंज है कि रिस्पोंडेंट से हम प्रिसाइज रिस्पॉन्सेज कैसे लें। जैसा आपने बताया कि हो सकता है रिस्पोंडेंट मना करे कि रिस्पॉन्सेज मैं नहीं देना चाहता इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो पहला तरीका तो हमारा ये है कि हम क्वेश्चन को रीफ्रेम करें। फिर भी अगर उसको नहीं समझ आता है तो हम उसकी सिग्निफिकेंस बताएं कि किस तरह से आपके दिए हुए डाटा से सोसाइटी वेलफेयर
स्कीम्स बनेंगी, रिसर्च एक्टिविटीज़ में ये काम आएगा, नेशनल लेवल की जितनी भी प्लानिंग है उसके लिए बेस तैयार करेगा। तो अगर आप सिग्निफिकेंस बताएंगे तो वो डाटा देने पर राजी हो सकता है। मान लीजिए फिर भी अगर नहीं देता तो आपको और पोलाइट हो जाना है। जी, हाँ, तो रिस्पॉन्सेज हम कोशिश करेंगे बिना अपनी किसी best कोशिश कॉन्फ्लिक्ट करनी है। के ही हम उनसे लें, ऑल्दो वो लीगली बाउंड है रिस्पॉन्सेज देने के लिए सेंसस ऑफिसर को। फिर भी कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप अपने सुपरवाइज़र को ये बताएं या सुपरवाइज़र के थ्रू चार्ज अफसर को बताएं, तो जो भी ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो लेंगे। फिर वो प्रशासन का काम हाँ है जी, बेसिकली, हाँ जी। उनको कैसे डील पर कोशिश यही करना है, हाँ, क्योंकि अपने हमने best बात की का। थी कि एनुमरेटर टॉ एंड पे काम कर रहे हैं, तो कोशिश यही करना है कि हम आसानी से Information, पोलाइट रहकर स्किल हाँ अपनी यूज स्किल का यूज़ करके। जी। अच्छा, एक काफ़ी सारी भ्रांतियाँ डॉक्टर साहब ये भी है कि अगर हमने अपने एक्चुअल डिटेल बता दी परिवार की, तो कहीं हमारा पेंशन ना कट जाए या कल को कोई और सरकार के नोटिस में चीज़ें ना आ जाएं, हमें कोई और इशू ना हो जाए, ये भ्रांतियाँ भी कई लोगों में है। हाँ। तो वो उसको बहुत ही अंडर प्ले करके चीज़ों को बताएंगे, तो उसके लिए क्या करें? तो उनको ये समझाना है कि ये इंडिविजुअल्स की इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं किया जा रहा है, ये एक ब्रॉडर पिक्चर बनाने के लिए, इसको वैसे भी एक नेशन की फैमिली फ़ोटो की तरह ट्रीट किया गया है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में किस तरह की अमेनिटीज़ हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह के फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं। तो इंडिविजुअल के डाटा को आप इस तरह से ना लें कि मेरे इस पर्टिकुलर डाटा से मुझे इस तरह की परेशानी हो सकती है। ऑल्दो ये भी अश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, सेंसस की तरफ से है कि इस डाटा को कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट किसी भी दूसरे यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता। ये प्रॉपर प्लानिंग के लिए, रिसर्च के लिए या पॉलिसी मेकिंग के लिए ही यूज़ होगा, और वो भी इंडिविजुअल का डाटा नहीं। वो हमने कहा कि एक ब्रॉडर पिक्चर में एक रीजन का, एक टाउन का डाटा की तरह वो ट्रीट होगा। जी डॉक्टर साहब, तो देखो डिजिटल जनगणना 2027 इसका शायद नाम यही इसका एक नाम दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी बार हमारी जनगणना देश में 2011 में हुई थी, और इस बार आप लोग फील्ड ऑफिसर जो हैं, सुपरवाइज़र, एन्यूमरेटर ग्राउंड पे जाके काम करेंगे। प्रशासन भी, पुलिस को भी हिदायतें दी गई हैं, 112 को भी हिदायतें दी गई हैं, उसके अलावा कि इसको हर हाल में मुकम्मल करना है, बिल्कुल कामयाब करना है। जितने भी हर्डल्स आएंगे उन सभी को बहुत ही स्किल्ड और टैक्टफुली डील करना है, क्योंकि ये देश को अगर अब आगे, आपने एक बात बार बार कही कि देश में पॉलिसी बनाने के लिए सारे डेटा का यूज़ किया जाएगा, इस डाटा का कहीं और कोई यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर कोई सोचे कि मेरी पेंशन कट जाएगी, बैंक से कोई, वो तो मांगे ही जाएंगे बैंक की डिटेल, नहीं, कोई इस तरह की कोई अगर बैंक की डिटेल डिटेल, नहीं कोई मानी सेंसिटिव डिटेल आपसे मांगी नहीं जाएगी। सिर्फ और सिर्फ देश में योजना बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का उपयोग होगा। तो डॉक्टर प्रदीप मान जी फील्ड ट्रेनर हैं सेंसस 2027 के, और बहुत सारे सुपरवाइजर्स और एन्यूमरेटर्स को कैसे आपको अपने स्किल यूज़ करते हुए इस प्रोसेस को कैसे आसान बना करके, लोगों की मदद लेकर के सेंसस 2027 को आपको मुकम्मल करना है, ये डॉक्टर साहब का काम है। और हमारे द हरियाणा टॉक्स पे जितने भी सवाल थे उन सभी का डॉक्टर साहब ने बहुत ही सरल तरीके से जवाब दिया, ताकि आम आदमी इसके अंदर जितना कोऑपरेशन हो सकता है, जितना सहयोग हो सकता है, वो इसके अंदर आप दीजिए, क्योंकि ये हम भारत देश के लिए है, भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए है। तो डॉक्टर साहब, आपकी भी इस बार जिम्मेदारी जो है काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि जो ग्राउंड ज़ीरो पे जाएंगे उनको आपने ट्रेन करना है। बिल्कुल सर। और जितना बढ़िया, वो कहते हैं ना कि जितना पसीना आप अपना पहले प्रैक्टिस करते हुए बहाओगे, उतना कम जो है खून आपके फील्ड में घुसेगा। या खून का मतलब एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब उतनी कम हर्डल्स सामने आएंगी। यही हम डिस्कस कर रहे थे जब आप हर्डल्स की बात कर रहे थे। जितना आप स्किलफुल होंगे, जितना आप अपनी क्राफ्ट को मास्टर करेंगे, उतना आपके लिए एक्चुअल फील्ड में काम आसान हो जाएगा। और बार बार जैसे आप पूछ रहे थे कि भाई इसका सिग्निफिकेंस, तो एक छोटा सा लास्ट में एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे हमारे घर में भी मान लीजिए, अगर हमें ये ना पता हो कि शाम को कितने गेस्ट आएंगे, तो
एक बहुत एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो जाती है कि हमें ये नहीं पता कितने लोगों का खाना बनाना है, कितने का रुकने का अरेंजमेंट करना है। और ये तो एक बिल्कुल स्मॉल स्केल एग्जांपल है। इसको अगर आप एक बार मैग्नीफाई कर दीजिए पूरी कंट्री के लिए कि उनको अगर यही नहीं पता कि कितने हाउसेज हमारे पास हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के लोग वहाँ रह रहे हैं, तो वो किस तरह से वेलफेयर स्कीम्स प्लानिंग कर पाएंगे, डिमार्केशन ऑफ सीट्स कैसे कर पाएंगे। तो इसकी सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए रिस्पोंडेंट से भी अपील करते हैं कि वो रिस्पॉन्सेज दें, सेंसस ऑफिसर को अच्छे से ट्रीट करें, और एनुमरेटर और सुपरवाइज़र भी उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए एक रैपोर ट्रस्ट बिल्ड करते हुए जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं उनको प्रिसाइज और मैक्सिमम कलेक्ट करने की कोशिश करें। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और हमने आपका आज पहला इंटरव्यू किया है। अभी तो सेंसस बहुत लंबा चलेगा। हम आपको दोबारा से फिर नए सवालों के साथ जो फील्ड से हमें रिपोर्ट मिलेगी उसको इंक्लूड करते हुए आपको फिर हम दोबारा बुलाएंगे, आपसे फिर सवाल पूछेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।